नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप बी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट। ये आरआरबी की वेबसाइट पे हैगा। इसमें हम आज साइंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि दो गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या यदि है ना, इसको R1 ले लेते हैं और इसको R2 ले लेते हैं, तो उनकी फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा, यानी F1 बटा F2 पूछा गया है। और हमें रिलेशन क्या पता है, R1 बराबर होता है F1 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे R1 बटा 2 हो जाएगा, इसका रखेंगे तो ये R2 और ऊपर 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है 2x और R2 कितना है 4y। ये 2 से 2 बार में चला जाएगा तो ये x बटा 2y हमें मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का x बटा 2y हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खुले बर्तन में जल के सबसे शीघ्र वाष्पन का कारण बनेगी, है ना। वो कब होगा, आर्द्रता में देखें तो निम्न आर्द्रता होनी चाहिए और तापमान उच्च होना चाहिए और वायु कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, चल अवस्था में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे एरिया की बात करें, क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। और क्या होता है, और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे आर्द्रता, तापमान और गतिशील के तो निम्न आर्द्रता होनी चाहिए, है ना। ये निम्न आर्द्रता नहीं है, निम्न आर्द्रता इसमें है। दूसरा उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए। और तीसरा गतिशील वायु होनी चाहिए। तो ये हमारा तीनों इसमें मिल रहा है, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप इन चीजों को भी ध्यान रखें, है ना। बड़े एरिया में है तब भी जल्दी वाष्पन होगा और द्रव की प्रकृति, जैसे पानी पानी जो है धीरे धीरे वेपराइज होगा। अगर हम उसकी जगह पे पेट्रोल ले लें तो, है ना, वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। तो ये उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए अनुसार धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर बल की दिशा क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब देखिए, ये फील्ड दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो हो रहा है तो धारा जो इधर की तरफ फ्लो करेगी। अब इसको इधर बनाते हैं, है ना। ये फील्ड हो गया FE और ये धारा हो गई करंट। ठीक है, अब फ्लेमिंग का जो है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, है ना, दाएं हाथ के नियम का जब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार बनाएंगे तो हमें ये इस तरफ की मिलेगा, इस तरफ किधर, पेज की तरफ बाहर की तरफ आते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए पेज से बाहर, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाए, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर नहीं, पेज के अंदर नहीं, ये पेज के बाहर की तरफ आता हुआ हमें दिखेगा। आप इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। गति के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, वो होता है पेशी ऊतक। आप इसको याद रखिए, है ना। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, जैसे कि रक्त, रक्त एक संयोजी ऊतक है। नर्वस टिश्यू कौन से होते हैं, जैसे कि ब्रेन, ना, मस्तिष्क। ठीक है, वो एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा मुख में होता है, स्किन हो गया, है ना, स्किन हो गया। इस तरह की ये सारी जो है एपिथेलियम टिश्यू होती हैं, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण को मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाए। तो ये अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष के अनुदिश, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब इसको दो बराबर भागों में काट दिया गया, एक भाग ये निकला हमारा और दूसरा भाग हमें ये मिला। ठीक है, तो प्रत्येक अर्धभाग की फोकस दूरी क्या होगी। अभी हमने क्वेश्चन पहले भी सोल्व किया था, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, ये 2r होता है, वो r बटा 2 होता है। ठीक है, तो फोकस जो डिपेंड करता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है, यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या पर।
वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम इसको काटेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदला, है ना, वो अभी भी यही है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदला है तो ये फोकस भी नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये एफ ही रहती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखिए, फोकस जो है रेडियस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलम आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। है ना, दो विभवांतर चल रहे हैं जिनमें 10 किलो आवेश ले जाना है, तो कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुणा आवेश। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 14 का, आवेश कितना दिया हुआ है, 10 कूलम का, बस गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, 140। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल। ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के अणुओं की जल विरागी पूंछ मिसेल के अंदर क्यों रहती है ना, जल विरागी। देखिए साबुन के अणुओं के बीच है ना, दो होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ये जो सिरा होता है इसे सिरा बोलते हैं, ये होता है जल रागी, और ये जो पूंछ होती है ये होती है जल विरागी। जल विरागी का मतलब क्या हो गया, ये जल से दूर भागती है, और जल रागी का ये जल को आकर्षित करती है, जल की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, जल से दूर भागेगी तो ये तेल से आकर्षित होगी, और ये विकर्षित होगी तेल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वे जल को प्रतिकर्षित करती है ना, जल से दूर भागती है नहीं, प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होती है, नहीं, वो जल सिरा करता है। ये जल के साथ रासायनिक बंध बनाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जल में पूरी तरह से विलीन हो जाती है, नहीं, ये भी गलत जाएगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन यौगिक दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। पूर्ण दहन के लिए अधिक आवश्यक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, कार्बन होता है, जब उसे पर्याप्त जो ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और जब अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, अपर्याप्त, है ना, और ये हो जाएगा पर्याप्त ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब पूर्ण दहन की बात हो रही है ना, पूर्ण दहन में क्या होगा, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान करें जिसकी दी गई संयोजकता उसकी विशिष्ट संयोजकता से संतुलित नहीं है। अब आप देखेंगे किसी की संयोजकता 4 से अधिक नहीं लिखी जाती है ना, 4 से अधिक है तो वो माइनस हो जाता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। यहाँ पे उसकी संयोजकता 1 होनी थी, जो इसमें नहीं दिया गया, तो अलग हो जाएगा एफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण का आवर्धन ये दिया हुआ है, एम बराबर माइनस वी अपन यू दिया गया है, जहां वी और यू प्रतिबिंब और बिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें देखना है। यदि m जो है एक से छोटा है ना, एक से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा क्या, बिल्कुल सही है ना। m की हम तीनों कंडीशन देख लेते हैं, m बराबर अगर 0 बन गया तो ये वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर बनेगा, और m जो है एक से बड़ा बन गया तो वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और m जो है एक से छोटा है तो वस्तु से छोटा बनेगा। बस इसको याद रखिए, आवर्धन है तो एक से बड़ा एक छोटा हो जाएगा। धनात्मक आवर्धन का अर्थ है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, नहीं, है ना, धनात्मक का मतलब होता है कि वो आभासी है और सीधा है। ऋणात्मक आवर्धन का अर्थ क्या है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा, नहीं, ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा।
ठीक है। अवतल दर्पणों के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, अवतल दर्पण के लिए नहीं, सदैव नहीं। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये ऋणात्मक भी होता है, तो आप इसको भी याद रखिए। इसमें पूछे गए आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैज्ञानिक 4 अलग-अलग विलयन तैयार करता है, उनके पीएच मान को मापता है। ये दिया गया है पीएच 3, पीएच 7, पीएच 9, पीएच 13। इन विलयनों की प्रकृति के सामने निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा? पी एक उदासीन है, यहाँ हम लिख देते हैं। अगर नंबर 7 है तो वो उदासीन होता है, और 7 से कम है तो वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक है तो वो क्षार हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से दोनों ही अधिक है, तो ये क्षार हो जाएगा और ये प्रबल क्षार हो जाएगा, है ना। जितना ये 7 से दूर जाता जाएगा प्रबल होता जाएगा। अगर यहाँ पे भी एक नंबर और लिखा होता तो हम कहते प्रबल अम्ल हो गया वो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 7 उदासीन हो जाएगा, और 7 से ज्यादा आएगा तो वो क्षार है, और 7 से कम होगा तो वो अम्ल है। ठीक है, तो अब देखते हैं, P जो है उदासीन है, P देखिए यहाँ पे अम्ल है तो ये कट जाएगा। क्यों उदासीन है? बिल्कुल सही बात है, जबकि R अत्यधिक अम्ल है। R जो है देखिए अत्यधिक अम्ल नहीं है तो क्षार है, तो ये भी कट जाएगा। विलयन P अम्लीय है, विलयन P अम्लीय है, बिल्कुल ये बात सही है, जबकि विलयन S प्रबल क्षारीय है। विलयन S देखें यहाँ पे वो प्रबल क्षारीय हो रहा है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं, विलयन R उदासीन है, आर देखें आर उदासीन है नहीं, ये बात गलत हो गई, आर तो क्षार रहेगा, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सही है हमें देखना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे आयरन के टुकड़े पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील होता है ना, आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ये कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन देखें, कॉपर जो है आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, नहीं अभी हमने बात करी ना, कॉपर जो है आयरन से कम क्रियाशील होता है, तो ये अधिक गलत हो जाएगा, ये कम क्रियाशील होता है। तथा विलयन में आयरन को प्रतिस्थापित करता है, नहीं कम क्रियाशील है तो ये प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। आयरन अधिक से क्रियाशील होता है और वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। तो हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, तो दोनों कथन असत्य गलत हो जाएगा, दोनों कथन सत्य भी गलत हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है। ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर ये असत्य होता तब सही होता है ना, तो केवल और केवल सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया? वो है ऑप्शन बी अमृता देवी बिश्नोई। इनका आप नाम याद रखिए, कितने अच्छे लोग हैं जो वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है ना। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा। ये होता है उत्तल दर्पण। इसमें दो ही कंडीशन है, एक तो वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखी हो, यहाँ पे कहीं रखी हो या इन्फिनिटी पे रखी हो, है ना। इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तो क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, है ना। और अगर यहाँ लिख देते हैं इन्फिनिटी व पोल के बीच में है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। ये तो सबसे छोटा बनेगा इन्फिनिटी पे होगा, अगर इन्फिनिटी के बाद कहीं भी रखा है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो वो उस वस्तु से छोटा बनेगा नहीं, हर कंडीशन में वो छोटा ही बनेगा, जब भी बनेगा वो सीधा ही बनेगा, सीधा व छोटा। आंसर देखें, उल्टा और छोटा नहीं, गलत हो जाएगा, सीधा और छोटा। ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सीधा और वस्तु के आकार का नहीं, वस्तु उल्टा और वस्तु के समान आकार का नहीं, ये भी गलत हो जाएगा ना। ये कंडीशन जो है कब बनेगी, अवतल में बनेगी, अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण में कब बनेगा, देखिए अवतल दर्पण की भी कंडीशन लिखते हैं, ये होता है अवतल दर्पण।
ठीक है, ये पॉइंट बी होता है, ये आर होता है और ये एफ होता है। तो अब देखिए कई सारी कंडीशन है, वस्तु इन्फिनाइट पे रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं वस्तु और यहाँ लिखते हैं प्रतिबिंब। तो क्या होगा, वस्तु इन्फिनाइट पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर इन्फिनाइट और आर के बीच में रख दिया जाए तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर और एफ के बीच में, रेडियस और फोकस के बीच में। अगर रेडियस पर ही रख दिया जाए तो प्रतिबिंब रेडियस पर ही बनेगा। अगर रेडियस और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो क्या होगा, अब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, है ना, इन्फिनाइट और रेडियस के बीच में। और अगर जो है फोकस पे रख दिया जाए तो अब इन्फिनाइट पे बनेगा। इसके अलावा जो है एक और कंडीशन आ गई कि जो है फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, अब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, इधर कहीं बनेगा। अब ये सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख की स्तर को कवर करता है, वो होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। आप इसको याद रखिए, इसमें क्या होता है, चपटी होती है इस तरह से, और उसमें भी अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटेड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये कहाँ कहाँ मिलता है, मुख में मिल जाएगा, है ना, और कहाँ मिलेगा, स्किन में। आप इसको भी याद रखिए। स्टेटेड का मतलब क्या होती है, यानी कि एक से अधिक लेयर। ठीक है, इसमें स्टेटेड होता है, एक होता है सिंपल। सिंपल में क्या होता है, एक लेयर होती है। ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड, एक से अधिक लेयर। एक और होता है सूडो, सूडो स्ट्रेटिफाइड, है ना, उसको भी आप याद रखिए। स्ट्रेटिफाइड, इसमें क्या होता है, लेयर तो एक ही होती है लेकिन वो क्लोजली पैक होती है ना, इसके कंपैरिजन में ये बड़े आकार की होती है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, हमने भी बात करी थोड़ी देर पहले, वो रक्त में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो एपिथेलियम होता है तीन तरह का होता है, स्क्विमस जो फ्लैट आकार का होता है, कुबोइडल होता है, कुबोइडल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। इसमें कोलम्बर में क्या डिफरेंस होता है, इसमें हाइट जो है ज्यादा होती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। कुबोइडल, कुबोइडल में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हो गया यूरिनरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम ग्लैंड्स में मिलता है, इसको भी आप याद रखिए। और जो कोलम्बर होता है वो मिलता है जैसे स्टोमक में, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया ना, गॉल ब्लैडर, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है, वो कौन सा रंग होता है, श्वेत रंग, है ना। जब श्वेत रंग को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो इस तरह से 7 अलग अलग कलरों में बिखर जाता है। क्या है वो, वीप की ओर, इसको भी आप याद रखिए। वॉलेट सबसे अधिक डेबिट होता है और रेड सबसे कम, सबसे कम विचलन होता है, इसीलिए सिग्नल पे इस कलर का इस्तेमाल किया जाता है ना। वॉलेट अधिक विचलित करता है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्य से डैश पहले दिखाई देता है, वो है 2 मिनट पहले। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को हमें ढूंढना है। पादपों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका ऊतक होता है? नहीं, है ना। सूचना के लिए कोई तंत्रिका ऊतक नहीं होता है। क्यों? उन्हें तंत्रिका ऊतक का मतलब उन्हें दर्द का आभास होगा फिर तो, जो इसमें नहीं होता है। और क्या है? स्पर्शानुवर्तन, है ना। पादपों में स्पर्श और शारीरिक संपर्क के प्रति अनुक्रिया होती है? बिल्कुल होती है। जैसे छुई मुई का पौधा का नाम सुना हो, छुई मुई, है ना, मुरझा जाता है छूते ही तुरंत। और ये क्या है? सी मोट्रोप्रोजम, है ना। पादपों में उनके पर्यावरण में रासायनिक उद्दीपकों के प्रति वृद्धि अनुक्रिया होती है? बिल्कुल होती है ना। जब जो है हमारा पोलन जो है, पोलन ग्रेन स्टिक में पहुंचता है तो पोलन ट्यूब बढ़ती है और वो जो है उसके जो ओवरी तक पहुंचती है। तो हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है। पादपों प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ने के लिए प्रकाशानुवर्त फोटोट्रिज्म प्रसिद्ध करते हैं? बिल्कुल सही, प्रकाश की ओर बढ़ने पर, है ना। और जो है प्रकाश के विपरीत बढ़ते हैं, है ना, या कहें जमीन की ओर। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे ग्रेविट्रोपिज्म। आप इसको याद रखिए। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए, है ना, वस्तु को अनंत पर रखे जाने पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम वो सारी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बना भी लेते हैं और आसान हो जाएगा समझना। ये क्या होता है? ये फोकस होता है, ये उसका रेडियस होता है और ये होता है पोल पी। ठीक है, और ये हो गया इन्फानाइट। अब वस्तु अगर इन्फानाइट पे रखी है तो यहाँ फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, इन्फानाइट हो जाएगा ये फोकस पे बनेगा। तो कैसा बनेगा? है ना, बहुत छोटा, उल्टा व वास्तविक। ठीक है, इन्फानाइट और रेडियस के बीच में रखा गया है, तो कहाँ बनेगा? इसके बीच में बनेगा, रेडियस और फोकस के बीच में। ठीक है, अब रेडियस पर ही रख दिया जाए तो क्या होगा कि अब बनेगा ये रेडियस पर ही, अब बनेगा, अब उल्टा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, बराबर बनेगा, है ना। इसमें बहुत छोटा बनेगा, इसमें जो दोनों के बीच में बनेगा, एक बहुत छोटे और बराबर से बीच में। ठीक है, अब रेडियस और फोकस के बीच में रख दिया जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेडियस और इन्फानाइट के बीच में बनेगा, अब बड़ा बनेगा, है ना। और उल्टा और वास्तविक तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही रहेगा। और क्या है? फोकस पे रख दिया जाए तो अब इन्फानाइट पे बनेगा, अब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन और हो गई। अब फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, अब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, है ना। अब देखिए बड़ा बनेगा और क्या बनेगा? ये अब सीधा बनेगा, सीधा सीधा होगा तो आभासी। ठीक है, आप इसको याद रखिए। इस पूरी कंडीशन में जो है उल्टा और वास्तविक बनेगा, है ना। और इसमें जो है सीधा और आभासी बनेगा। अब यहाँ देखते हैं, वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब वस्तु का आकार बहुत बड़ा बनेगा, हमने अनंत पे रखा तो फोकस बना बहुत छोटा बना, बहुत बड़ा, एक गलत हो जाएगा। जैसे कि फोकस पर रखी गई वस्तु का, है ना, वस्तु को फोकस पे रखा जा रहा है, एक अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमने फोकस पे रखा तो इन्फानाइट और बहुत बड़ा बना, तो ये भी गलत हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा, है ना। ये देखिए वक्रता केंद्र पर रखा तो जो है बराबर ही बनेगा उसके आकार के, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर
निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और सीधी होगी क्या? अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे बराबर लगा वास्तविक और उल्टा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, सीधा नहीं होगा, ये उल्टा होगा, तब ये बात सही होती है। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तन कर सकता है? कौन सा कारक है? वो है कारक तापमान, है ना, तापमान बढ़ेगा तो फीमेल के प्रजनन की दर बढ़ेगी, है ना, फीमेल ज्यादा जन्म लेंगे, और अगर घटेगा तो मेल के ज्यादा जन्म होंगे, है ना, तो ये सरीसृप कुछ सरीसृपों में ये होता है तापमान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पुष्प में होने वाला पराग स्थानांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है? जब एक ही पुष्प में पराग स्थानांतरण होता है तो बोला जाता है सब स्वपरागण, है ना, और जब दो अलग अलग पुष्पों में होता है तो वो परपरागण बोला जाता है। पुष्प में प्रजाति एक ही है, प्रजाति पे ये मत सोचिए कि दूसरी प्रजाति पे होगा, नहीं। ठीक है, पुष्प के बारे में पूछा गया, थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं, है ना। ये देखिए, है ना, ये जो पोर्शन होता है वो कहलाता है स्टिग्मा, इसको बोला जाता है स्टाइल, और ये जो पोर्शन होता है वो होती है ओवरी। ठीक है, ये तीनों ही जो है फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? पिस्टिल, स्त्री केसर, है ना, इसका मेल पार्ट बनाते हैं, ये होता है मेल पार्ट, है ना, ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट उसका। इसी एंथर पे जो है मेल कण होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये इससे इस पे ट्रांसफर होता है ना, एक ही पुष्प से इस पे ट्रांसफर हो गया तो वो बोला जाता है स्वपरागण। और ये एक पुष्प इधर हो गया, दूसरा पुष्प इधर हो गया, ये अगर उस पे उड़ के चला जाए तो वो बोला जाएगा पर परागण, है ना। इस पूरे पोर्शन को, ये मेल पार्ट होता है, इसको बोला जाता है स्टामेन। आप इनके नामों को भी ध्यान रखिए, और इसके अलावा इसको एक सपोर्ट करती है इस तरह से बॉडी, है ना। ठीक है, ये ऐसे हरे कलर का होता है जो। ठीक है, और उसके बाद जो है कलरफुल पोर्शन हो जाता है ना, ये फूल वाला जो कलरफुल पोर्शन होता है ये हो गया। अब ये जो हरे वाला पोर्शन होता है इसको बोला जाता है सीपल, और ये जो कलरफुल पोर्शन होता है उसको बोला जाता है पीटल, आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, और इसके अंदर, है ना, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जो फीमेल पार्ट होता है ओव्यूल, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण एक श्वेत ठोस है जिसे क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, जिसमें इसका उपयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है? देखिए, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर हो गया, है ना, इसका उपयोग क्या किस लिए किया जाता है? कपड़े धोने के लिए और जल को रोगाणु रहित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? जल को रोगाणु रहित करने और फैब्रिक के विरंजन के लिए। ऑप्शन जो है एक हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रावण करता है? वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रावण कौन करेगा? वो करेगी पीयूष ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? T3 और T4 हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। ठीक है, ओवरी, ओवरी क्या आ गया? ये फीमेल पार्ट हो गया, और ये वर्षण क्या हो जाएगा? ये मेल पार्ट हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल का विलयन ने लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, अम्ल लिख दिया गया साफ साफ, है ना, अम्ल
ही जो है नीले लिटमस को लाल करता है। तो यह उदासीन है नहीं, यह एक अमल है। साफ साफ लिखा हो तो यह एक अमल हो जाएगा, यह एक क्षार है नहीं लवण है। ये खाली अगर लिखता एथेनोइक का विलयन तो क्या प्रकृति हो जाएगी, वो अम्ल होगा, है ना। और जो है क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। देखिए इसका हम मेल डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह से होता है वो, है ना। ये जो पोर्शन होता है ये गर्भाशय होता है, और ये मुंह जो खुल रहा होता है इस तरह से आगे जाके ऐसे एक्सपेंड हो जाता है ना। इसी को बोलते हैं यूट्रस। और ये वाला पोर्शन जो होता है सर्विक्स होता है, कर्विक्स। और ये बोला जाता है वजीना, है ना। इसके साथ एक ऐसी फेलोपियन ट्यूब होती है जिसपे ओवरी लगा रहता है, ये ऐसे जुड़ा रहता है, इससे ऐसे दोनों साइड होता है ये होता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी कहते हैं। अब देखते हैं गर्भाशय, वो ये हो गया के माध्यम से योनि में खुलता है। गर्भाशय योनि में क्या खुला, ये कर्विक्स, सर्विक्स, ग्रीवा। ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओवरी क्या है, ओवरी ये है। ओवरी से अंडा फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही यूट्रस में आता है। ओविडक्ट मैंने बता दिया, ये बता दिया। वॉज डिफरेंस क्या होता है, ये शुक्रवाही धमनी होती है, ये शुक्रवाहिनी ट्यूब होती है। ये मेल में होता है, बाकी के तीनों पार्ट फीमेल में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है साइंस के जो है 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को भी ज्वाइन कर सकते हैं।